गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमारा डेप्रिशिएशन कंप्लीट हो गया था। यहाँ तक सारी अकाउंटिंग टर्म्स हमारी क्लियर हो गई थी। आज आती है हमारी प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या एक्सपेंसेस होते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं करे हैं, अपनी जो अकाउंट्स बुक है उसमें रिकॉर्ड नहीं करे हैं, लेकिन उसका पेमेंट कर दिया है हमने एडवांस में। जैसे हमें पता है जून का पैसा है कि ये टीवी का रिचार्ज जाना है, वो हमने पेमेंट मई में कर दिया है, लेकिन उसे अपने अकाउंट बुक में रिकॉर्ड नहीं करा। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंडिचर पेड इन वन अकाउंटिंग पीरियड। एक बार अकाउंटिंग पीरियड में उसे पेमेंट करना है, बट विल नॉट बी रिकॉग्नाइज अंडर द अकाउंटिंग पीरियड, मतलब हमने उसे शो नहीं करा है। प्रीपेड एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड एज एसेट बिकॉज दे हैव फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। या फिर कोई पैसा मिलना है, हमें रेंट मिलना है, तो उसका भी हमने रिकॉर्ड नहीं करा है, लेकिन हमें पैसा मिल गया है। तो ये हमारे प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना प्रीपेड, पोस्ट पेड, तो पता ही है हमें प्रीपेड क्या होता है। प्रीपेड वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, एक ऐसे एक्सपेंसेस जो हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं लेकिन पे कर देते हैं हम एडवांस में। तो ये इम्पॉर्टेंट टर्म है और ये एक एसेट में आती है प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब आता है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम वो इनकम होती है जो हमने अर्न कर ली है बट नॉट रिसीव। हमने वर्क कर लिया है, उसकी हमने इनकम पता है हमें मिलेगा पैसा, लेकिन हमने उसका अभी तक पैसा लिया नहीं है। तो वो इनकम जो हमने अकाउंटिंग बुक में अपनी रिकॉर्ड नहीं करी है, लेकिन वो हमने कमा ली है, वो इनकम हमारी एक्रूड इनकम होती है। जो इनकम हमने अर्न तो कर ली है बट उसे रिकॉर्ड नहीं करा है अकाउंटिंग बुक में, वो इनकम होती है हमारी एक्रूड इनकम। Accrued income are those income which has been earned but not received. Income must be recorded in the accounting period in which it is earned. मतलब हमें पता है कि ये बुक हमें मिले, हमें पैसा ये मिलेगा, लेकिन उसे हमने अकाउंटिंग बुक में अपनी लिखा नहीं है। अब है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जो भी हमने गुड बेचा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, पहले प्रोडक्शन में गया, फिर मैन्युफैक्चरिंग हुआ, तो उन सब में जितने भी डायरेक्ट वेजेस लगे, परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, एक फॉर्मूला भी होता है इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का। तो जितने भी हमारी परचेज करने में प्रोडक्शन को, या जितने भी हमारे पास आया जब प्रोडक्शन का सामान, ओपनिंग स्टॉक जितने हुए, जितने भी हमने मटेरियल उसमें डायरेक्टली लगाए, जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, वो सब हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आ जाते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कहते हैं। और जितने भी क्लोजिंग स्टॉक्स हैं वो हमारे इसमें से सबट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। अब आती है क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट जो हमने रिसीव करा और क्रेडिट जो हमने दिया। ठीक है, क्रेडिट क्या है कि कुछ जनरली क्रेडिट जनरली डिफाइंड है कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट इन विच बोरोर्स रिसीव समथिंग ऑफ वैल्यू नाउ एंड एग्री टू रिपे द लैंडर एट अ लैंडर डेट जनरली विद इंटरेस्ट। क्रेडिट क्या है? आपने कोई सामान उठाया और आपने उसमें डेट फाइनल करी कि आप इस दिन इसका पैसा देंगे, तो इंटरेस्ट के साथ आपने उसका पैसा दिया। क्रेडिट मतलब देना, डेबिट मतलब रिसीव करना। अब डेबिट की बात कर लेते हैं। डेबिट इज अकाउंटिंग एंट्री दैट रिजल्ट इन आइदर इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लायबिलिटी ऑन अ बैलेंस शीट। मतलब एक रिसीविंग, एक ये भी डिफाइन हो सकती है, एक ये भी हो सकती है, डेबिट इज अ रिसीवर हु रिसीव द अमाउंट एट पर्टिकुलर डेट। और एक ये भी हो सकती है, डेबिट इज अकाउंटिंग एंट्री डेट रिजल्ट इन आइदर इंक्रीज इन एसेट, जब आपकी एसेट बढ़ेंगी, या डिक्रीज होगी आपकी लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब जो हमारे पेमेंट्स होते हैं, अगर वो हमने लास्ट क्लास में बात कर ही ली है, एसेट्स क्या होती हैं, लायबिलिटी क्या होती हैं, और जो हमारे पेमेंट्स होते हैं जब वो डिक्रीज होते हैं और एसेट्स हमारी इंक्रीज होती है, तो वो डेबिट
माना जाता है और कंपनी बैलेंस शीट में वो सब चीज़ें ऐसे आती हैं। अब आती है एंट्री की बात। एंटिटी क्या होती है? एक बिजनेस एम्पायर खड़ा करना, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना, एक सेपरेट बिजनेस की एग्जिस्टेंस दिखाना जिसका अपना गोल हो, एक अपनी कम्युनिटी बनाते हुए अपना गोल, प्रोसेस, उनके अपने रिकॉर्ड, एक अपना ऑनरशिप होना है किसी भी एक फर्म पे, एक लीगल एंटिटी पे जो उसने अपने आप से खड़ी करी है। कुछ चीज़ मेंटेन करना विद योर सेल्फ, सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एग्जिस्टेंस, ये होती है आपकी एंटिटी। एंटिटी क्या है? एंटिटी इज अ समथिंग दैट मेंटेन a separate and distinct existence in business. An entity is an organizational structure that has its own goal, process, and record. The business owner decided to make his business a corporation so that it was different legal entity that himself. एंटिटी क्या है? एंटिटी एक समथिंग है दैट मेंटेन अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एग्जिस्टेंस इन बिजनेस एंड एंटिटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दैट हैज़ इट ओन गोल। मतलब एक अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खोलना जिसमें अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खोल के अपनी उसमें सारी एक्टिविटी परफॉर्म करना। अब आती है इंसॉल्वेंसी की बात। एक एंटिटी क्या है? एक अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक अपनी पहचान मार्केट में बनाना। अब आती है इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी क्या? इंसॉल्वेंसी में क्या होता है? जब हम इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो उसे इंसॉल्वेंट पर्सन, मतलब जब उसकी लाइबिलिटीज़ ज़्यादा बढ़ जाती हैं जिस कारण वो अपनी एसेट भी ख़त्म कर देता है, तब पर्सन इंसॉल्वेंट माना जाता है। इंसॉल्वेंसी एक टर्म है जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन से रिगार्डिंग है। जब डेब्ट्स बिकेम ड्यू, जब डेब्ट्स उसके ऊपर बहुत हो जाते हैं लेंडर के ऊपर, बिफोर एन इंसॉल्वेंट कंपनी और पर्सन गेट इन्वॉल्व इन इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। मतलब जब इंसॉल्वेंट होने से पहले वो इंसॉल्वेंसी स्टेज में होता है, जब उसकी एसेट और लाइबिलिटी की नीलामी हो रही होती है, बिक रही होती हैं एसेट्स। लाइबिलिटीज़ सारी ख़त्म करने के लिए, लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करने के लिए क्रेडिटर्स को उसकी एसेट्स को भी ख़त्म कर दिया जाता है किसी भी फर्म की या कंपनी के। देखा होगा, जिससे आप ये भी एक सिचुएशन कह सकते हो जब आपके पास से पूरा पैसा ख़त्म हो गया, आप कंगाल हो गए, है ना, आपकी जितनी भी आपके पास एसेट्स थी, प्रॉपर्टी थी, वो सब बेच दी गई, तब आप इंसॉल्वेंट स्टेज पे आ जाते हो। तो उससे पहले कोर्ट जो होता है वो इंसॉल्वेंसी करवाता है आपकी, मतलब चीज़ों की नीलामी, उसकी वैल्यू लगवाएगा, देन उसे सेल आउट करवाएगा। अगर आपने किसी का पैसा नहीं दिया है मार्केट में, आपने पैसा उठा रखा है, शेयर्स का बिजनेस है, आपने काफ़ी पैसा उठा रखा है और पैसा देने के टाइम आप नहीं दे पा रहे हो क्योंकि आपके बिजनेस को लॉस हो गया है, तो आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी हैं, जितना भी अमाउंट है जो आपने बिजनेस एंटिटी में डाल रखा है, वो सब आपका नीलाम हो जाएगा। और आपका अगर पैसा उससे भी नहीं चुका तो फिर कोर्ट ऑर्डर देगा इंसॉल्वेंसी करने के लिए कि आपके पास जितनी आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी है उसे भी इंसॉल्वेंट कर दिया जाए, मतलब उसे भी ख़त्म कर दिया जाए। एक मतलब ये आप कह सकते हो इंसॉल्वेंसी एक ऐसी कंडीशन है जब आपका पुअर कैश मैनेजमेंट हो जाता है, कैश इनफ्लो का रिडक्शन हो जाता है, इंक्रीज हो जाते हैं आपके एक्सपेंस, तब ये इंसॉल्वेंसी की स्टेज आती है। अब आता है प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप क्या है? प्रोप्राइटरशिप मतलब एक ऑनर होना बिजनेस का। आपने एक होटल खोला या फिर आपने कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोला या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन ओपन करी, उसके आप एक मालिक हो, प्रोप्राइटर हो। रिबेट की बात कर लेते हैं। डिस्काउंट अलग चीज़ होती है, डिस्काउंट में ऑफ मिलता है, किसी भी चीज़ पे आपको छूट मिलती है। रिबेट क्या होता है? पेमेंट बैक टू अ बायर ऑफ अ प्रोपोर्शन ऑफ द फुल परचेज प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विसेज। This payment is typically triggered by the cumulative amount of purchase made within certain period of time. अगर जैसे आपने कोई प्रोडक्ट परचेज करा, उस प्रोडक्ट में कोई कमी आ गई, तो आपको उस पर रिबेट मिलेगी, मीन्स पूरा पैसा आपका वापस हो जाएगा। या कभी कभी रिबेट मिलती है किसी भी चीज़ पे, जैसे आपका जैसे बॉर्नविटा लेकर आए, बॉर्नविटा के साथ आपको एक साथ में कॉफ़ी पैकेट फ्री मिला, तो मीन्स कॉफ़ी के जो 4 रुपये का अमाउंट था
वो बॉर्नविटा के साथ फ्री है तो मीन्स उसमें रिबेट मिली है ना, वो तो बिल्कुल फ्री है। आपने 4 रुपये थोड़ी दिए, सिर्फ आपने बॉर्नविटा के 18 रुपये दिए उसके पैकेट के, बाकी उसके साथ फ्री आपको मिला कॉफ़ी का पैकेट। तो आपके वो 5-10 रुपये की जो भी कॉफ़ी आती है वो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट थी, क्योंकि सिर्फ आपने बॉर्नविटा के अमाउंट दिए। जो भी आपको किसी चीज़ के साथ कोई भी चीज़ फ्री मिले तो वो होती है आपकी रिबेट। रिबेट एक ऐसा होता है, या फिर कभी कभी होता है पेमेंट बैक, किसी भी चीज़ का आपकी कोई कमी है तो उसमें पेमेंट बैक मिल रहा है। रिबेट एक पेमेंट बैक टू अ बायर ऑफ अ प्रोपोर्शन द फुल परचेज प्राइस ऑफ गुड, मतलब जितना भी आपने परचेज करने में लगाया था पैसा वो सबका पेमेंट आपको पूरा हो गया। तो ये भी आपका एक रिबेट का। अब आती है सॉल्वेंट की बात। सॉल्वेंसी क्या है? सॉल्वेंसी एक ऐसी कंडीशन है पर्सन की या फर्म की जब उसके पास बहुत अच्छी से एसेट होती हैं और वो सारी अपनी लाइबिलिटीज़ चुका देता है, और एसेट्स अच्छी खासी होती हैं। जब कंपनी फाइनेंशियली एबल होती है, मतलब वो तो एक पुअर कंडीशन थी तो वो इंसॉल्वेंट थी। जब अच्छा गुड कैश मैनेजमेंट होता है कंपनी के पास जिसमें वो अपने सारे डेप्ट से मिल सकती है तो वो एक सॉल्वेंट की कंडीशन है। और जब डेप्ट उसके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वो इंसॉल्वेंसी के स्टेज। तो आई होप आपको आज ये सारी टर्म्स क्लियर हो गई होंगी। ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग के क्या होते हैं। स्टार्टिंग के 4 चैप्टर थ्योरिकल है, 5th चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन से। लेकिन अभी हम 4 चैप्टर क्लियर कर लेते हैं और साथ में इसकी अच्छे से लर्निंग वर्क स्टार्ट कर देते हैं। आप लोग अपना लर्निंग वर्क अच्छे से कंप्लीट रखिए। देन जब आपके स्कूल ओपन हो जाएंगे तब न्यूमेरिकल पोर्शन, या फिर अगर टाइम मिलेगा तो इसमें ही न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट कर देंगे। चैप्टर 5 से आपके न्यूमेरिकल हैं, बट चैप्टर 4 तक आपका पूरा थ्योरिकल है अकाउंटेंसी में। तो इसलिए अच्छे से लर्न करिए, इसके नोट्स प्रिपेयर करिए, डेली का डेली वर्क कंप्लीट करिए और चेक करवाइए। आज क्वेरी सेशन के टाइम इससे रिगार्डिंग, इस चैप्टर से रिगार्डिंग कोई भी इशू हो, प्रॉब्लम हो तो वो आस्क कर लीजिएगा। और वर्क अपना कंप्लीट करिए, इंक्वायरी के टाइम चेकआउट करवाइए।